गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का यूट्यूब चैनल डिप्लोमेटिक आईएएस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं फिर एक मॉडर्न हिस्ट्री का लेक्चर लेकर आया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, आज जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने यूरोपीय कंपनी के आगमन के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसमें हमने पुर्तगाल से लेकर हमने फ्रांसीसी कंपनियों तक चर्चा छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया। आज जो हमारा केंद्र है आज का लेक्चर का, आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में समझने की कोशिश करते हैं, जो कि एक ब्रिटेन की कंपनी है। आप ये भी जानते होंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना हुआ है वह 1600 ईस्वी में ब्रिटेन में हुआ है। तो हमें यहाँ पर दो सापेक्ष में चीज़ को समझना है कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो उस समय भारत की सत्ता पर कौन है, या भारत की सत्ता पर कौन है, भारत की कह सकते हैं राजनीति में क्या बदलाव होगा, तो वह हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा। तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 ईस्वी में हुई थी तो उस समय भारत में अकबर का शासन चल रहा था, क्योंकि अकबर का जो शासन काल था वह 1556 से लेकर 1605 ईस्वी तक हुआ था। तो देखिएगा कि जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो हम इस लेक्चर में छोटे छोटे पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहले तो हम थोड़ा सा जानेंगे कि इसका गठन ब्रिटेन में क्यों किया गया, और इसका थोड़ा सा हम भारत में आगमन को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे कि जब भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तो इसके वर्सेज में भारतीय शासक, जो भारतीय शासक हैं, इनका क्या इसमें प्रतिक्रिया होता है, हम उसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। प्रतिक्रिया मतलब इसके संबंध जो होंगे, मित्रता रहेगी या खटास आएगा, तो हम उसको भी समझने की कोशिश करेंगे। फिर हम यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ को जानेंगे कि ये आयात निर्यात, इसकी आयात निर्यात क्या थे, क्योंकि हम जान रहे थे पुर्तगाल भी कुछ वस्तु यहाँ पर आते थे लेकर जाते थे, कुछ वस्तु लेकर आते थे, कुछ वस्तु लेकर जाते थे, क्योंकि यह व्यापारी नेचर का था। तो फिर देखिएगा, फिर यहाँ पर हम राजनीतिक उठक पटक को भी हम यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, अगर हम यहाँ पर गठन की बात करें तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी का जो गठन होता है यह अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जब यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है तो वहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि यह किसी एक कंपनी या किसी एक मालिकाना हक के अंदर नहीं था। तो जब यह ईस्ट इंडिया कंपनी बन रही थी तो इसमें कुछ मालिक थे, यानी कि कंपनी का कर्ता धर्ता। आप बताइए कि जो कंपनी का मालिक होगा तो वह मालिक ही तो पूरी कंपनी को नहीं चला पाएंगे। ठीक है, तो ये मालिक थे। मालिक मतलब क्या होता है कि शेयर धारक। कंपनी का स्थापना हुआ, कौन कितना पूंजी निवेश कर रहे हैं तो उसको हम शेयर धारक कहते हैं। फिर बात हुआ कि कुछ लोग मिलकर कंपनी की तो स्थापना कर दिए, शेयर तो निवेश कर दिए, पैसे तो लगा दिए। अब यह कंपनी चलेगा कौन? कंपनी को देखिएगा फिर चलाने के लिए
कंपनी को चलाने के लिए एक 24 सदस्य का एक संगठन का निर्माण करता है, संगठन का निर्माण किया जाता है। इसी को हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के नाम से जानते हैं। तो इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में देखिएगा कि एक तो गवर्नर होते हैं, फिर इसमें आप देखिएगा कि एक डिप्टी गवर्नर होते हैं, फिर देखिएगा यहाँ पर सदस्य होते हैं, बाकी जो लोग होते हैं सदस्य। तो इसमें देखिएगा 22 लोग ये होंगे, एक लोग ये होंगे, एक लोग ये होंगे। तो इस तरह से ये 24 लोगों का संगठन का निर्माण किया गया था। और यही जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था वह कंपनी चलाने के लिए सभी कर्मचारी सबको क्या करते थे, नियुक्त करते थे। यानी कि ये तो मालिक थे, इसको सिर्फ स्थापना करना था, इसको शेयर था, प्रॉफिट जितना कंपनी होगी उतने हिसाब से जो निवेश था उसके हिसाब से वो आपस में शेयर बांट। लेकिन कंपनी कैसे प्रॉफिट करेगी, कंपनी को कैसे चलाना है नहीं चलाना है, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पर निर्भर करता था। और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ही 24 लोग ही तय करते थे कितने कर्मचारी लेने हैं, कौन सा कर्मचारी लेने हैं, किस डिपार्टमेंट में लेना है। तो ये सब इसी के अंडर में काम करते थे। तो यहाँ से देखिएगा कि अगर हम इसकी बात करें तो एक पॉइंट थोड़ा सा लिख लीजिएगा, क्योंकि जब यह कंपनी स्थापित होकर भारत आते हैं तो उस समय भारत में किसका शासन है, मुगल का शासन है। तो कह सकते हैं कि हमें तो स्टार्टिंग में समझना है मुगल और कंपनी के बीच को हमें समझना है। थोड़ा सा एक पॉइंट लिखिएगा, या इसको थोड़ा सा गठन को हम डिफाइन कर देते हैं, तो इसको थोड़ा सा लिख लीजिए। लिखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ के शासनकाल में लंदन में हुआ। इस कंपनी को एलिजाबेथ के एक फरमान द्वारा पूरब में व्यापार करने का अधिकार दिया गया। इस कंपनी का प्रारंभिक नाम, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी बाद में पड़ा है, इस कंपनी का प्रारंभिक नाम द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट इनटू द ईस्ट था। बाद में यह कंपनी ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से लोकप्रिय हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी एक निजी कंपनी थी जो शेयर धारकों से मिलकर बनी थी। यानी एलिजाबेथ जो है यह भी क्या है, एक शेयर धारक थे। इसके मालिकों को जिसके बारे में बात कर रहे थे, जो कंपनी का मालिक था, इसके मालिकों को कोर्ट ऑफ COURT कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स यानी इसको COP कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर कहा जाता था। कंपनी को चलाने के लिए एक 24 सदस्यीय दल है, बात किए थे यहाँ पर, एक 24 सदस्यीय दल है जिसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का गठन किया गया। इसका सर्वोच्च अधिकारी गवर्नर था। गवर्नर को व्यापार, संधि,
युद्ध एवं विस्तार करने की अनुमति दी गई। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को अन्य कर्मचारियों को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, तो इसकी स्थापना की बात कर रहे थे। तो ये सब चीज़ तो कंपनी का यहाँ पर आगमन होता है। तो यहाँ पर देखिएगा कि कंपनी जब भारत में आ रहे हैं तो कंपनी के आगमन के समय यहाँ पर ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक तरफ तो ईस्ट इंडिया कंपनी है और दूसरे तरफ मुग़ल है। अगर हम यहाँ पर 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी आती है या बनती है, तो हमें ये भी समझना पड़ेगा कि मुग़ल काल में 1600 ईस्वी के बाद शासक कौन थे, क्योंकि एक तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर आते रहेंगे और उस समय कौन से शासक हैं, वह शासक से उनका क्या संबंध है, इसे आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा। तो अभी हम जस्ट बात किए थे कि जब ईस्ट इंडिया कंपनी बनती है तो पहला यहाँ पर मुग़ल शासक अकबर के समय बना था। तो अकबर 1605 ईस्वी तक रहे थे, जिसके बारे में हम चर्चा पीछे क्लिप्स में किए हैं। फिर उसके बाद देखिएगा कि 1605 ईस्वी के बाद जो कुछ शासक आते हैं आपके यहाँ, यानी कि मुग़ल वंश में, उसमें आपका कौन था? 1605 के बाद देखिएगा जहांगीर आ जाते हैं। जहांगीर का जो समय है 1605 से 1627 तक जहांगीर आते हैं। थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा आपको। फिर देखिएगा कि जहांगीर जब जाते हैं तो 27 से शाहजहाँ यहाँ पर आ जाते हैं। तो शाहजहाँ का समय पीरियड देखिएगा तो 1627 से 58 तक कौन है? शाहजहाँ का शासनकाल है। तो फिर आगे चीज़ को और देखिएगा तो फिर यहाँ पर औरंगजेब आ जाते हैं। औरंगजेब का 1658 से क्या है 1707 ईस्वी तक है। तो देखिए, हम जब मेडिवल हिस्ट्री आपको पढ़ा रहे थे तो उसमें बात किए थे कि हमारा जो मेडिवल हिस्ट्री है हम 1707 तक ही जाएंगे, क्योंकि औरंगजेब के बाद यहाँ पर एक उत्तर मुग़ल काल का काल कहते हैं। यानी कि उत्तर मुग़ल काल कहने का मतलब तो है यहाँ से जो मुग़ल का जो वर्चस्व था धीरे धीरे भारत से क्या होता है, टूटना प्रारंभ हो जाता है। तो याद कीजिए थोड़ा सा जो हमने पिछले लेक्चर में आपसे मॉडर्न ये मेडिवल हिस्ट्री में बात किए थे। तो उस समय के बाद 1707 के बाद भी क्या होते हैं कि यहाँ पर काफ़ी स्थितियाँ बदल जाती, यानी कि अब अकबर जैसे अब शासक नहीं है कि जो आगे इस चीज़ को लेकर बढ़ सकते थे। यानी कि धीरे धीरे मुग़ल जो शासन था वह पतन के दौर में एंट्री कर जाता है। और जैसे ही मुग़ल सल्तनत कमज़ोर होते जाते हैं उसी हिसाब से आपका क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में अपना वर्चस्व को धीरे धीरे बढ़ाते चले जाते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर ये पतन की कगार पे नहीं होती तो आज कुछ इतिहास हमारा कुछ और रहता, और अकबर जैसे शासक अगर पड़े हुए रहते तो उसकी कहानी कुछ और होता। तो आप थोड़ा सा लेक्चर में देखिएगा कि अगर हम 1707 की बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि 1707 से 1712 ईस्वी में जो शासक था वह बहादुर शाह था। बहादुर शाह यहाँ पर शासक बनती, थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है। फिर देखिएगा कि 1712 से 13 के बीच में आपका एक जहांदर शाह शासक बनते हैं, तो इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, जहांदर शाह शासक बनते हैं। फिर देखिएगा 1713 से 19 तक आप देखिएगा फारूक सियार, इसका भी हम चर्चा करेंगे। ये भी कभी यही एक फरमान था, इसमें भी बहुत सारी कहानी आपसे जुड़ा हुआ है। ये थोड़ा सा लेक्चर में आपको बार बार आएगा। फिर देखिएगा मोहम्मद शाह आते हैं, जिसका कि 1719 से 48 तक इसका शासन रहता है। फिर देखिएगा अहमद शाह आते हैं, इनका 1748 से 1748 से
1654 तक इसका शासन रहता है। फिर देखिए आलमगीर द्वितीय, आलमगीर द्वितीय, ये आपका 54 से 1754 से 59 तक इसका शासन रहता है। फिर यहाँ पर आते हैं शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय आते हैं। इनका देखिएगा 1759 से ये 1806 तक इनका शासन रहता है। और फिर देखिएगा अकबर द्वितीय करके एक शासक आते हैं इसमें, अकबर द्वितीय, ये 1806 से 1837 तक रहते हैं, 1837 तक है। फिर देखिएगा बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय, ये आपका 1837 से क्या कहते हैं 62 तक रहता है। फिर यहाँ तो आप जानते हैं कि बीच में 1857 की क्रांति होता है, पूरी तरह से कहानी, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है इतने शासकों के साथ अपना संबंध, युद्ध, राजनीतिक जो भी है सबको करते हुए आगे बढ़े थे। और अंततः 1857 की क्रांति में जाकर ये क्या हुआ था कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन भारत से खत्म हो जाता है और यहाँ पर पूर्णतः इस पर ब्रिटिश संसद का शासन हो जाता है। तो एक लंबा चीज़ है, लेकिन यह कंपनी 1600 अकबर से जो संबंध अपना बनाना प्रारंभ किया था वह बहादुर शाह द्वितीय तक संबंध बनाए थे। तो आपको इस, अब तो हम देखिए यहाँ पर हर एक के संबंध के बारे में तो चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेंट कंपनी का संबंध होगा जिस जिस शासक के साथ, हम उनको बारे में थोड़ा थोड़ा आपसे चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो हमारा था तो पहला था कि गठन के बारे में हम थोड़ा समझाएं। अब भारत में इसका आगमन हो जाता है और आगमन के समय शासक कौन है तो हम उसके बारे में चर्चाएं। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर बात करेंगे भारतीय शासकों के बीच जो इसका है ये वाला चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेज भारतीय शासक का संबंध है। तो टॉपिक डाल दीजिएगा, ईस्ट इंडिया एवं स्थानीय शासकों का संबंध है। तो पहला अगर हम बात करें तो थोड़ा सा लिख लीजिए, ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन सर्वप्रथम मुगलों के काल में हुआ। मुगल शासकों ने इन्हें कई रियायतें या सहूलियत दी जिससे कंपनी के अनेक फैक्ट्री स्थापित होते गए। यानी कि जब आते थे तो वह भारत में आते थे तो बिना शासक के परमिशन का वह सारी कंपनियां भारत में नहीं स्थापित हो सकती, फैक्ट्री नहीं लगा सकते थे। तो देखिएगा इसकी जो फैक्ट्री लगती है सूरत में लगती है, फिर देखिएगा यहाँ पर इसकी फैक्ट्री बम्बई में लगती है, फिर यहाँ देखिएगा मद्रास में वो लगती है, अब यहाँ पर देखिएगा कि कलकत्ता में लगती है। अब ये बताइए भारत के सभी क्षेत्रों में उस समय मुगल का ही तो शासन नहीं था, इन क्षेत्रों में किसी और, जो हम मेडिवल हिस्ट्री में बात, इन क्षेत्रों में यानी कि ब्रिटिश जो है हर एक स्थानीय शासकों से अपना अलग अलग संबंध बनाए थे, लेकिन सेंटर में मुगल था। बाकी बात साउथ की स्थिति कुछ और थी, नॉर्थ ईस्ट का स्थिति कुछ और थी, वेस्ट का स्थिति कुछ और थी। ठीक है, तो पहले यहाँ पर अगर हम समझें तो जहांगीर एवं कंपनी, क्योंकि देखिए अकबर तो 1605 में चले जाते हैं और 1605 से ये उसके बाद किसका शासन होता है तो जहांगीर। तो थोड़ा सा हम जहांगीर के बारे में चीज़ को समझेंगे तो लिखिएगा हेडलाइन है जहांगीर एवं कंपनी। देखिए भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जहांगीर के काल में 1608 ईस्वी में भारत आई, बनी थी 1600 में लेकिन आई है 1608 में। कंपनी का हेक्टर नामक जहाज सर्वप्रथम सूरत आया था। इसका कैप्टन हॉकिंस था। हॉकिंस ने जहांगीर से
आगरा में मुलाकात की। जहांगीर ने उसका स्वागत किया। दोनों ने तुर्की भाषा में बात की। जहांगीर द्वारा उसे 400 मनसब दिया गया, लेकिन पुर्तगालियों के दबाव के कारण सूरत में फैक्ट्री स्थापना की इजाज़त नहीं दी। अतः भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की पहली फैक्ट्री दक्षिण में गोलकुंडा राज्य के मुसलीपट्टनम में स्थापित हुए, यानी 1611 ईस्वी में। बाद में सूरत में जहांगीर द्वारा फैक्ट्री स्थापना 1613 में अनुमति दी गई। 1615 में इंग्लैंड के शासक के राजदूत के रूप में सर थॉमस से का आगमन हुआ। हालांकि कंपनी को इससे फ़ायदा नहीं हुआ। तो देखिए, ब्रिटिश से आने से पहले यहाँ पर पुर्तगाली का अच्छा पकड़ था। तो पहले पुर्तगालियों का भी संबंध स्थानीय शासकों से अच्छा था। जहांगीर के दरबार में तो आए थे, और लेकिन वह सूरत में पुर्तगाली का दबाव था, इसलिए सूरत में बना नहीं पाए। तो इसलिए ये जाकर ये गोलकुंडा राज्य में, अब गोलकुंडा में अगर ये स्थापित हुआ तो इसका हम लोग गोलकुंडा के शासक से भी इसको क्या करना पड़ा होगा, तो कुछ उनका स्थानीय जो शासक थे उनसे भी इसका संबंध बनाना पड़ा होगा। तो इस तरह से हम नेक्स्ट लेक्चर में शाहजहां एवं कंपनी, यानी कि हर एक शासक का जो इम्पोर्टेंट है, हम उनके संबंधों के बारे में चर्चा करने की कोशिश करेंगे। तो इसको थोड़ा सा चीज़ को आप समझिएगा, और फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में जहांगीर के बाद हम शाहजहां की बात करेंगे, औरंगजेब की बात करें। धीरे धीरे चीज़ को हमारा क्लिप्स को हम आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर का वेट कीजिएगा। थैंक यू।